नमस्कार। चौथे चरण का चुनाव चल रहा है। देश भर के 10 राज्यों की 96 सीटों पर चुनाव है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो क्या कहता है चौथा चरण, क्या होने वाला है, इसको समझने के लिए वोटिंग क्या कह रही है, ये सब कुछ विस्तार से समझेंगे, सीट बाय सीट समझेंगे। आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। सबसे पहले मैं बिना लाग लपेट किए आपसे ये जानना चाहूंगी, ये चौथा चरण किसकी तरफ जा रहा है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें चौथे चरण की जो 13 सीटों पर चुनाव है, ये 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो इस चरण में भारतीय जनता पार्टी के पास खोने को बहुत है और विपक्ष को खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है जी। अगर आप इसमें देखें इन सीटों पे, तो कई सारी ऐसी सीट हैं जहां जोरदार इलेक्शन चल रहा है और लगातार अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी और कई जगह प्रधानमंत्री जी पे आके भिन्न भिन्न प्रकार के भाषण दे रहे हैं। ये आप देखेंगे। इसमें जो सबसे हॉट सीटें हैं, जो 5 सीटें हैं, उसमें कन्नौज है, जिसपे एकाएक अखिलेश यादव आगे हैं और वो लंबे समय तक उस पर पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं, सांसद वहां से रहे हैं। पिछली बार जो है उनकी पत्नी चुनाव हार गई थी, उससे पहले 20,000 से चुनाव हार गई थी। तो सुब्रत पाठक जो है वो करीबी बताए जाते हैं कि अमित शाह जी के बहुत करीबी हैं, तो इसलिए अमित शाह जी वहां आके तमाम चीजें, कितने अच्छे अच्छे भाषण उन्होंने दिए कि पूरा यादव परिवार आ जाएगा और कल को अगर 80 लोग हो जाए यादव परिवार में तो पूरे यूपी का चुनाव हुए। तो आप कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो परिवारवाद है नहीं, या किसी दूसरे सियासी दल में परिवारवाद है नहीं। और मैं यहाँ ये कहकर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि अखिलेश यादव में परिवारवाद नहीं है उनमें भी, लेकिन वो अपने समीकरण देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन बहुत दिलचस्प हो गया है कन्नौज का। तो हम अगर कन्नौज से ही शुरू करें, उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। जैसे एक यहाँ पे इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे, इन 13 सीटों के मद्देनजर मायावती की एक रैली हुई है और दूसरी रैली होने वाली है। तो मायावती जी ने एक नया पैंतरा लिया है, एक नया राजनीतिक, जिसको आप बोलते हैं सियासत का एक नया मोड़ लिया है उन्होंने। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे कम और समाजवादी पार्टी पे ज्यादा हमलावर हुई हैं वो। और अगर हम अखिलेश को भी देखें तो अखिलेश भी थोड़े से भारतीय जनता पार्टी पे तो उनके तीर लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने बसपा की तरफ भी किया है इशारा। अब इसमें इनकी क्या रणनीति है या रिश्ते थोड़े से तल्ख हो गए हैं, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से मायावती ने कहा कि जहां जहां हमारे कैंडिडेट होते हैं वहां ये यादव को दे देते हैं और जहां हम मुस्लिम समाज को देते हैं ये हराने का काम करते हैं, उस तरह की जो चीजें हुई हैं वो देखना होगा। इनकी बहुत, मायावती जी की एक रैली बहुत जल्दी होगी, तो उसमें देखते हैं कि आने वाले समय में मायावती जी का क्या रुख रहता है। और मैं इस चीज को इससे भी जोड़ के देखता हूं कि आकाश आनंद को जिस प्रकार से मायावती जी ने वापस उससे उत्तराधिकार लिया है, हाँ, वो तो कुछ भी, देखिए, कुछ भी बोलेंगे, वो तो उनका कहने का एक तरीका है, लेकिन उनको जिस प्रकार से वापस बिठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा, उम्मीद से कहीं अधिक वो परिपक्व निकला। और जिस प्रकार से उसने भाषण दिया, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बुरी तरह घबरा गई थी और भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि जो दलित वोट मायावती से खिसक के भारतीय जनता पार्टी के पाले में आया है वो कहीं वापस ना चला जाए। और उसकी उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि माहौल पहले ही बन चुका था कि इस बार 400 के पार, और कई इनके क्रांतिकारी सांसदों के उम्मीदवारों ने जो भाषण दिए थे कि 400 के पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान में बदलाव करना है। तो कहीं ना कहीं दलित मतदाता के कान खड़े हो गए थे और उसका रिएक्शन करते हुए वो हाथी को मशीनों में ढूंढ रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सुगबुगाहट हुई, घबराहट हुई, और उसके तहत ये इस तरह के निर्णय लिए गए। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है, तो ये बड़ी बात तो एक चर्चा और हो गई है सर कि 400 पर इसलिए चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बनना है, अमित शाह को बनाना है, इसीलिए। और अब जो लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं वो लोग अपने दिमाग में क्या रखकर वोट करेंगे सर कि मोदी तो आ नहीं रहे हैं, तो भाई भाजपा को वोट देने का क्या फायदा? आपको लगता है इसका कुछ असर होगा लोगों पर? देखिए, इसमें प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे कि कई लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि मोदी जी 73 क्रॉस कर चुके हैं और उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए 5 साल चाहिए, और जो 20 साल के 23 साल के अग्निवीर हैं
उनको वो 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं बिना किसी पेंशन के, तो ये भी चर्चा का विषय है। दूसरा यही है कि अमित शाह से जब पूछा गया कि भाई आपकी पार्टी में तो संविधान है कि 75 के बाद किसी को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो जुमला है, वो पुराना 15 लाख से जोड़ दिया फिर उसको। तो अगर मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटना हो, कल्याण सिंह का टिकट काटना हो, दूसरे किसी बाकी नेताओं के टिकट काटने हो, तो संविधान लागू है 75 वाला। लेकिन जब मोदी जी पे बात आती है तो संविधान लागू नहीं है। और संविधान अगर, लेकिन सर कंधे झुक गए हैं कुछ। हाँ देखिए, प्रधानमंत्री जी के कंधे भी झुक गए हैं। और अगर आप लैंग्वेज भी देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे या उनके भाषण देखेंगे, तो वो भाषणों का वो असर उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, हमें पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि हम बॉडी लैंग्वेज पहचान लेते हैं कि नेता की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। अगर आप देखें, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे अमित शाह की रैली हो, चाहे आदित्यनाथ जी की जो सीएम है उनकी रैली हो, और चाहे राहुल गांधी की रैली हो, प्रियंका की रैली हो, अखिलेश की रैली हो, तो मैं पिछले दिनों जो कन्नौज में रैली हुई है अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की, उस रैली में जिस प्रकार का जोश आप देख रहे हैं, तो ये जनता दिखाती है कि किस प्रकार का जोश है। इस तरह का रोष इस चौथे चरण के चुनाव तक हमें किसी रैली में दिखाई नहीं दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे अन्य विपक्षी नेताओं की भी हो। विपक्षी नेताओं की रैली में भी मुझे इतना जोश किसी में नहीं दिखाई दिया जितना धीरे धीरे युवाओं में बढ़ रहा है। और ये हमें मानना होगा कि युवा कहीं ना कहीं त्रस्त है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि देखिए, अग्निवीर योजना जो मध्यम वर्गीय किसान परिवार हैं और जो लड़ाकू कौम जिसको हम मानते हैं, जो क्षेत्र में रहती, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ठाकुर हो, कुर्मी हो, यादव हो, जाट हो, किसान वर्ग के जो लोग हैं उनके बहुतायत बच्चे सेना में जाते हैं। और वो सेना में जाने का रास्ता आपने लगभग बंद कर दिया। जो अग्निवीर योजना में गए भी हैं 4 साल के लिए, उनकी शादियां इसलिए नहीं हो रही हैं कि लड़कियां ये कह रही कि 4 साल के बाद रिटायर होके आ जाएगा, इसको पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो कैसे हमारा जीवन चलेगा। क्योंकि अधिकतर लड़कियां जो हैं वो हाउसवाइफ होती हैं, वो गृहिणी होती हैं, वो घर में काम करती है, अपनी खेती किसानी का काम करती है, छोटे मोटे रोजगार करती है, तो इसमें घर कैसे चलेगा आज के महंगाई के दौर में। तो इस तरह का विचार होकर उनकी शादियों में भी दिक्कत हो रही है और युवतियां भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को भुगतनी पड़ सकती है, इस तरह की चर्चाएं हैं। और ये भी आप देखेंगे कि चाहे 19 वाला माहौल हो, चाहे 14 वाला माहौल हो, वो तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है। ना कोई राष्ट्रवाद का मुद्दे की बात हो रही है और ना कोई किसी ठोस मुद्दे की बात हो रही है। आप आखिरी में मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज और बताता हूं कि जिस तरह से केजरीवाल ने जेल से आके रणनीतिक बयान दिए हैं, उससे भाजपा गिर गई है और भाजपा को जवाब देना पड़ा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 10 और गारंटियां दे दी हैं। बोला ये मोदी जी की गारंटी तो चल ही रही है, जिससे आरएसएस भयंकर नाराज है मोदी जी की गारंटी से। बोला आप नहीं, केजरीवाल की 10 गारंटियां लीजिए और हम तो जांचे परखे हैं, हमने तो गारंटी जो दिल्ली में दी थी वो पूरी करी, पंजाब में जो गारंटी दी थी वो पूरी करी, अब हम देश को भी गारंटी देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो मेरे सहयोगी दल हैं महागठबंधन के, तो हम उनसे भी ये चीजें कराएंगे, हम उनको गाइडेंस देंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ये चीजें कराने की कोशिश करेंगे। और उसमें कई सारी घोषणाएं वो हैं जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर चुकी है, जैसे एमएसपी की घोषणा है, बिजली की घोषणा है, दूसरी ऋण माफी, कई सारी इस तरह की घोषणाएं। जी, अब प्रज्ञा जी हम शुरू करते हैं जो सबसे हॉट सीट है उत्तर प्रदेश में। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 13 सीटों में से जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चिंतित है और वो सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिन रही है, वो कन्नौज की सीट है। अगर हम कन्नौज पे बात करें तो कन्नौज पे सुब्रत यादव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और वो सुब्रत पाठक लड़ रहे हैं, और वो अमित शाह जी के बहुत खास आदमी है, इसलिए अमित शाह जी ने जोर लगाया हुआ है। और अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिल्कुल अंत में पैंतरा बदला और वहां से चुनाव लड़े। उसमें माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ विरोध चल रहा था जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, उसमें कई लोग उस तरह के थे कि वो पार्टी के विरोध में जा रहे थे, तो उनको सबको इकट्ठा किया, अखिलेश यादव ने सबको ठीक किया, माहौल बनाया। तो उनका कहना यह था कि अगर आप लड़ेंगे तो हम एक साथ आएंगे।
अगर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति लड़ता है तो कहीं पार्टी में कोई मतभेद ना हो जाए, इसका भी थोड़ा बहुत असर कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये रिस्क ना लेते हुए अखिलेश वहां पे उतरे हैं, क्योंकि इस प्रकार की एक घटना रामपुर में हुई है जिससे समाजवादी पार्टी को थोड़ा नुकसान हुआ है। तो उस तरह की कोई घटना यहां ना हो, ये सोचते हुए अखिलेश यादव उतरे। और अखिलेश यादव के यहां आने से जो आसपास की सीटें हैं, 3-4 सीटें हैं, जैसे इटावा है, दूसरी हरदोई वाली सीटें हैं, इस तरह की जो सीटें हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारी सीटों पे यादव भी है। दूसरा, ये तमाम सीटें ऐसी हैं कि जहां पे यादव और मुस्लिम समीकरण से चुनाव नहीं जीता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारी सीटों पे दलित ज्यादा हैं, कई सारी सीटों पे ब्राह्मण और स्वर्ण ज्यादा हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इन तमाम सीटों पे है। तो कई सारे ऐसे समीकरण हैं जो यहाँ बनते हैं। अगर आप कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में 2014 में डिंपल लड़ी थी और डिंपल लगभग 20,000 वोट से जीत पाई थी, क्योंकि समीकरण वहां उस तरह के हैं। और जब वो हारी है 2019 में, तब भी वो 20-22 हजार वोट से ही हारी थी। तो यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है वोटों का, क्योंकि जब वो 2019 में हारी थी तो समीकरण कुछ उस तरह के बदले हुए थे। आज जो वहां पे चीजें दिखाई दे रही है, मुझे समीकरण पूरा बदला हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो सीट है ये निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी को पाल और थोड़े लोधे भी चाहिए और उनकी उम्मीद है, क्योंकि लोधा जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है। और वो अगर अखिलेश को 60% वोट भी देता है तो अखिलेश की सीट बहुत आराम से ये निकल रही है, क्योंकि वहां पे टूट बताते हैं। जितने हमारे पत्रकारों से, लोकल पत्रकारों से बात की, उनका कहना है कि लोधों में कुछ टूट हो गई है। अब वो बारीकी से क्या मतभेद हुए हैं, क्या चीजें हुई है, वो तो मेरी बात किसी से नहीं हुई है, लेकिन यह है कि उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे प्रज्ञा, यहाँ पे लगातार अखिलेश का परिवार, अखिलेश की बेटी वहां बड़ी लोकप्रिय हो रही है, वो बड़ा भावुकता से वोट मांग रही है। तो महिलाओं का वोट में सेंध लगाने के लिए अखिलेश की बेटी ने बड़ा अच्छा काम किया और मेरा मानना है कि 1 से 2% वोटों का वो प्रभाव करेगी महिलाओं के, और महिलाएं उसको वोट देंगी, वो भी एक बड़ा फैक्टर मैं मानता हूं। इसके अलावा अगर आप देखें, जो दूसरी जैसे पश्चिम में पहले चरण का, दूसरे चरण का चुनाव हुआ है, जो यहाँ पे इकरा हसन बहुत लोकप्रिय थी, कैराना में जो चुनाव लड़ रही थी, वो भी 2-3 दिन से वहां काम कर रही है मुस्लिम आबादी में। तो वो माना यह जा रहा है कि वो इकरा हसन का भी प्रभाव वहां होगा, और उससे भी 1-2% जो मुसलमान दाएं बाएं जा भी रहा था और बाकी लोग भी आएंगे, तो उसका फायदा भी अखिलेश को होते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरी सीट, जो लखीमपुर खीरी की सीट है। हाँ। लखीमपुर खीरी की सीट को अगर आप देखेंगे प्रज्ञा, लखीमपुर खीरी की सीट केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय टेनी, वो पहली बार किसानों के ऊपर जो उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, पहली बार जनता से मुखातिब है और जनता की अदालत में वो आए हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2022 की उस घटना में, विधानसभा चुनाव में, तमाम जिला का जिला और 8 की 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। और वो उनका जो आशीष मिश्रा है, अजय टेनी का लड़का, अभी भी पेरोल पे बाहर है। तो इसका कितना विरोध लोकसभा चुनाव में अजय टेनी को देखना पड़ता है, एक तो हमें ये देखना होगा। लेकिन हमारी जितने लोगों से लोकल में बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे खतरा नजर आ रहा है। लेकिन मैं उसका मतलब ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हार रही है, क्योंकि अजय टेनी वहां पे बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं और उनका असर खाली लखीमपुर खीरी में नहीं, आसपास की सीटों पे भी है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का सिंह आसपास की सीटों पे है और भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाई उनका टिकट काटने के लिए, तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति लखीमपुर खीरी में भी है। और लखीमपुर खीरी में वह भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट नहीं काट पाई, अंत में टिकट उनको देना पड़ा। तो इसलिए क्या है कि विरोध बहुत है, लेकिन मामला कैसे बनेगा ये देखना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सीट फाइट में कही जाए या फिर मजबूत कही जाए भाजपा की? नहीं, फाइट में है, फाइट में है, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज के अलावा कुर्मी वोट बहुत ज्यादा है। और चूंकि कुर्मी वोट लगभग यहाँ 4 लाख बहुत ज्यादा है। हाँ, किसान भी बहुत ज्यादा है, तो नाराजगी का असर भी देखने को मिल सकता है ये भी। और सर आगे किस सीट पर और
हाँ, किस सीट पर चले? नहीं, मैं इस पे मैं लास्ट में खत्म करता हूँ। कुर्मी यहाँ लगभग 4 लाख है। और जो अजय टेनी के सामने रवि वर्मा लड़ रहे हैं, वो भी वहां के बड़े नेता हैं, कुर्मी नेता हैं, तो 4 लाख वोट उनके हो गए। और यादव भी लगभग 60,000 वोट है। और बाकी जो मुस्लिम है, जो ओबीसी वर्ग है, वो किसान वर्ग है, वो भी उनके साथ आ रहा है। दूसरा, अगर कोई पंजाबी, क्योंकि वहां बड़े किसान है पंजाबी, अगर कोई इस तरह का कोई वोट जाता भी है, तो क्योंकि वहां बसपा के एक सरदार लड़ रहे हैं, हालांकि मोने हैं वो, लेकिन सरदार लड़ रहे हैं, तो बसपा वहां डाइवर्जन कर रही है। एक तो वो अपने दलितों का वोट ले रही, जो पिछली बार भाजपा को गया था, और दूसरा, जो भी अगर कोई लोग समाजवादी पार्टी से नाराज है, उनको नहीं देना चाहते, वो वोट बसपा पे चला जाता है, तो इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। तो मैं मान के चलता हूं, भले ही ये बहुत मजबूत हो, लेकिन ये सीट फंसी हुई मुझे लगती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कानपुर सीट की, कानपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है और ऐतिहासिक सीट है। यहाँ से मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जीत के आते रहे हैं। कांग्रेस के यहाँ से का हवाला देकर रिटायर कर दिया गया। जी, जिनको 75 साल का हवाला देकर रिटायर किया गया, और उनकी जगह पे जो सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया था पिछली बार, उनका भी टिकट काट के इस बार रमेश अवस्थी को दिया है। और रमेश अवस्थी सहारा समय में दिल्ली में पत्रकार हैं, और पत्रकार भी वो इस प्रकार के हैं कि जब किसी पत्रकार ने उनका बाइट लिया, तो उन्होंने कहा, मैं पत्रकार बहुत बाद में हूं, पहले मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं। और अभी कुछ दिन पहले वो बताया गया कि वो कांग्रेस से भी लगातार टिकट की मांग करते रहे हैं 5-7 साल पहले। तो अब वो आरएसएस उनकी कहां चली जाती, अगर उनको कांग्रेस से टिकट मिलता, तो ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि आपको मालूम है कि कांग्रेस भी इतनी ही मजबूत कानपुर पे है, श्री प्रकाश जायसवाल वहां से 3 बार चुनाव जीत के केंद्र में मंत्री बनते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस भी वहां बहुत अच्छी स्थिति में है। और कांग्रेस की जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट है, कई सारी पॉकेट ऐसी हैं कानपुर में जिस पर कांग्रेस का बड़ा दबदबा है। तो इसलिए खाली हम ये कह दें शहरी है, शहरी वोट है, शहरी वोटों में भी वहां इस प्रकार का वोट भी है, ओबीसी का, दलितों का, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद न करके कांग्रेस में जाता है। और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री जी की स्पीच आ रही है, जिस तरह चीजें आ रही, कहीं ना कहीं वो तबका भी नाराज दिखाई देता है। और प्रधानमंत्री के जाने से पहले, योगी जी के जाने से पहले, वहां कोई कह ही नहीं सकता था कि इनके जीतने की कोई संभावना हो सकती है। वो उनके जाने से थोड़ा माहौल बना जी। दूसरी चीज एक आपको महत्वपूर्ण देखनी पड़ेगी कि वहां से जो भारतीय जनता पार्टी के आपके सतीश महाना है, जो विधायक रहे, मंत्री रहे, स्पीकर रहे, वो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में आप जानते हैं कि जो दिल्ली और लखनऊ का वॉर चल रहा है, उस वार के तहत वो शहीद हो गए, उनको टिकट नहीं मिला, और टिकट पा गए दिल्ली के पत्रकार। तो इससे सतीश महाना और उनके जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं नाराज बताए जाते हैं। इसके अलावा 1-2 और विधायक जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आते हैं, वो भी नाराज हैं और वो सहयोग नहीं कर रहे। तो ये भी खतरा भारतीय जनता पार्टी को है। तो मैं साफ तौर पे नहीं कह सकता कि कानपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है, कड़ी टक्कर है यहाँ पे भी। ठीक जी। उन्नाव सर? हाँ, अभी मैं उन्नाव की बात करता हूं। उन्नाव में आप जानते हैं कि साक्षी महाराज कई बार वहां से सांसद रहे हैं, और उनके सामने अनु टंडन लड़ रही हैं चुनाव। वो एक बार कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं। उसके बाद जो साक्षी महाराज हैं, क्योंकि आपको मालूम है इस लोकसभा सीट पे ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है, और साक्षी महाराज की उसमें सेंध है, लेकिन अनु टंडन भी ब्राह्मण समाज से आती हैं, इसलिए वो झटका, ये कहा जा रहा है कि वो खत्री समाज से आती हैं, जिसकी खत्री समाज से आती हैं, खत्री समाज से आती हैं, लेकिन या तो उनके हस्बैंड हो सकते हैं ब्राह्मण समाज से हो, कुछ उस तरह की चर्चा चल रही। मुझे बहुत याद या बहुत कंफर्म मैं नहीं कह सकता, मेरी बिल्कुल बारीक जानकारी नहीं है, अगर कोई गलत हो तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन भारतीय फाइट वहां पे बहुत अच्छी फाइट नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि वो टक्कर दे रही हैं, क्योंकि साक्षी महाराज का वहां पे अच्छा खासा असर है।
साक्षी महाराज की जो अपनी जाति है, उस जाति के अलावा भी, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको अपनी जाति के अलावा भी, क्योंकि वो एक साधु हैं, महाराज हैं, तो उनको ब्राह्मण समाज का और स्वर्ण समाज का भी अच्छा खासा वोट मिलता है। तो इसलिए इस सीट को मैं, हाँ देखिए, मैं कह रहा हूं अगर फाइट में अनु टंडन आती है, उसका कारण यही है जो आज आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी और तमाम चीजें जो आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा लास्ट में जो हमारी सीट बचती है, इटावा की सीट बचती है, जो महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से केंद्र में मंत्री रहे रमाशंकर कठेरिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने जितेंद्र दोहरे चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये सीट जो है 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। जो इस बार समीकरण बन रहा है दोहरे का, अखिलेश यादव ने जो यहाँ पे रणनीतिक एक टिकट दिया है, ये बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। और मान के ये चले जा रहे हैं कि रमाशंकर कठेरिया की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और वो भी थोड़े से तल्ख मिजाजी व्यक्ति हैं, तो इसलिए कई लोग उनसे नाराज हैं। उसका फायदा जितेंद्र दोहरे को मिल सकता है, क्योंकि इस सीट पे जो दोहरा समाज है उनकी अच्छी खासी संख्या है। 2 से ढाई लाख दोहरे समाज के लोग वहां पे रहते हैं। तो आप सोचिए, बदी आपको 2 से ढाई लाख वोट मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो मुस्लिम समाज है, जो दलितों के कुछ लोग हैं, वो भी दोहरे को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये ईमानदार व्यक्ति हैं और इनकी छवि उस एरिया में बहुत अच्छी है। तो रमाकांत कठेरिया के लिए ये मुश्किल खड़ी कर रहे हैं वहां पे। तो इस तरह की जानकारी आ रही है कि इस सीट को इतना आसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानना चाहिए। कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पे भी मिल रही है। तो अभी जी, चौथे चरण की अगर 13 सीटों की बात करें, तो पिछली बार तो बिल्कुल भाजपा ने झाड़ू लगा दी थी, एकदम क्लीन स्वीप 13 की 13 भाजपा के खाते में थी। इस बार आप कितनी देख रहे हैं? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें 13 में से मुझे लगता है कि 7 सीटों के लगभग ऐसा है जो भारत, क्योंकि समीकरण इस तरह के हैं, जाति के समीकरण हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी कई सारे प्रोग्राम में आपके बताया कि इस बार जो है मतदाता खुल के नई चीजों को बता रहा है। मतदाता अपना रिएक्ट नहीं कर रहा है चीजों को। जैसे पहले हम लोग जान जाते थे, 4 बातें की तो हमें समझ में आ जाता था कि ये किस ओर जा रहा है। इस बार हम लोग उसको पहचानने में कई बार गलती कर देते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार जो है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से इन 13 में से 5 सीटें छीनने में कामयाब रहेगा, जिसमें से मैंने आपको नंबर 1 पे गिनाई है कन्नौज, तो आप 100% मान के चलिए। इसके अलावा जो जिन सीटों पे डिस्कस हुआ है, बाकी और भी सीटें हैं जिन पर अभी तक हमने थोड़ा सा, वो कल ही पता लगेगा लोगों से बात करके। तो इसमें से मुझे लगता है डाउनफॉल इतना ज्यादा हम कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले दूसरे, क्योंकि जो चौथा चरण है, इसी चरण को सबसे ज्यादा निर्णायक चरण एक तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक चरण है जहां पे बीजेपी अगर बूम नहीं करती है तब तो फिर और भी ज्यादा गति, बहुत ज्यादा दुर्गति में बदलने वाली है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये डाउनफॉल कुछ रुकेगा, कि ये डाउनफॉल जो शुरू हुआ पहले दौर से अब रुकने वाला नहीं है? देखिए प्रज्ञा, ऐसा है कि अगर कुछ बदलाव होना होता है वो पहले, दूसरे या तीसरे चरण में हो जाता है। अभी चौथा चरण है और चौथा चरण खत्म होने के बाद में फिर कम चरण रह जाएंगे, यानी कि 3 ही चरण रह जाएंगे। ये एक हिसाब से बिल्कुल मिडिल वाला है। तो अगर आप यहां तक अगर कुछ नहीं कर पाए और आने वाले 3 चरणों में आप बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, मुझे नहीं लगता। आप अगर पिछले 8 दिन का इतिहास उठा के देखें उत्तर प्रदेश का, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश पे फोकस किए हुए हैं और उनकी चीजें आपको दिखाई दे रही, चाहे वो मायावती के रूप में दिखाई दे रही हो, चाहे वो ठाकुर समाज के नेताओं को कंट्रोल करने में दिखाई दे रही हो, चाहे वो मायावती के भतीजे पे FIR करने के रूप में दिखाई दे रही हो, चाहे वो अन्य गतिविधियों के रूप में आपको दिखाई दे रही हो, चाहे वो जिस तरह से पर्सनल आक्षेप यादव परिवार पर लगा रहे उसमें दिखाई दे रही हो। तो ये सब जताता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डरी हुई है। और ये जो करंट है, ये जो लोगों में करंट है, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझ रही है। अब कई सारी चीजें ऐसी जिसका किसी खास मतदाता का किसी खास जाति से या किसी विशेष नेता से लगाव नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन आप अगर उसकी भावनाओं को आहत करेंगे तो वो आपसे नाराज हो जाता है। वो कहां जाएगा ये बात नहीं पता है। अब आप मुझे बताइए, ठाकुर समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर होता था, आपने उसको नाराज कर दिया तो वो नहीं गया समाजवादी पार्टी पे, अपने घर बैठ गया था।
आधे लोग चले गए जो गुस्से में थे कि हमें तो भाजपा को हराना ही है, जो हरा रहा है हम उसको वोट देंगे। तो आप मुझे बताइए, आपने जिस तरह की जो चीजें करी हैं, जो चीजें आपने की हैं, उसका अब आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप नॉनवेज खाने की बात करते हैं, आप जिस तरह से छोटी छोटी बातें करते हैं, तो आम जनता के जो लोग हैं कहीं ना कहीं आहत उनको किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उससे कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दो बातें कहना जरूरी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जितना गेन कर रही है, जितना भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है, उसका श्रेय सीधा सीधा आदित्य योगीनाथ को जाता है। मैं बार बार कहता हूं, उसके मुझे दो सबसे बड़े कारण दिखाई देते हैं कि एक, उनका लगभग 7 साल से मुख्यमंत्री का बेदाग चेहरा, और दूसरा उनकी कानून व्यवस्था का जो एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश में बना हुआ है वो नहीं टूट रहा है। और आम आदमी से जब आप बात करते हैं, नैरेटिव सेट कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ को ही पहले जो है रास्ते से हटाया मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे सपोर्ट करेंगे, क्या वो योगी और शाह, मोदी और शाह को सपोर्ट करेंगे? मैं उसी पे आ रहा हूं प्रज्ञा, कि ये चीजें अभी आम आदमी को समझ में नहीं आ रही थी और आम आदमी को नहीं पता था। जो कुछ खास आदमी थे, हम जैसे आप जैसे लोग, उनको पता था कि दिल्ली लखनऊ में वॉर चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई यहां तक आ गई है, ये उन मतदाताओं को भी समझ में आने लगा है चौथे चरण में, और चौथे चरण से 7वें चरण तक जाते जाते ये बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होगा। आपने देखा होगा कि रैली में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से नाम गिनाए, और उनकी बात में झुठला नहीं सकते आप, कि जिस प्रकार से इन्होंने शिवराज चौहान को, छत्तीसगढ़ के जो सीएम थे रमन सिंह उनको, वसुंधरा राजे को, खट्टर को, और वहां के गुजरात के सीएम को हटाया है, तो क्यों हटाया है? और कल को योगी को नहीं हटाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो इस तरह की चर्चाएं अब आम चर्चाएं हो चुकी हैं और उन पर लोग ध्यान दे रहे हैं और ये चर्चा जोरों पे है। तो इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो फायदा आज भी हो रहा है, मैंने वो इसलिए 2 कारण किया है कि उन 2 कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता था। जी सर, गिरता हुआ वोटिंग प्रतिशत क्या कह रहा है? लगातार हम देख रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है पिछली बार के मुकाबले। ये क्या संदेश? देखिए अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति तमाम मुद्दों को अपने से जोड़कर देखता है। अब मैं बागपत जिले की आपको परसों शाम की घटना बताता हूं। यहां 2 दिन से लगातार आंधी रात को 10-11 बजे आई है। आपके लखनऊ में भी आई है कि मुझे नहीं पता है। बागपत के बजीतपुर गांव की घटना है और उसके आसपास के 3 गांव की घटना है कि बदमाश ट्रक लेके आए और उन्होंने किसानों की भैंसें खोल ली, और किसानों की भैंसें खोल के वो ट्रक में चढ़ा रहे थे कि गांव में हल्ला हो गया, तो ये भाग गए। क्योंकि लाइट चली गई थी अंधड़ की वजह से, तो अंधेरा हो गया, उनको फायदा मिला, तो यहाँ लोग जाग गए तो भाग गए। फिर उन्होंने बाजू वाले गांव में जाके 4 भैंसे और 1 भैंसा चोरी करके लेके, और उनकी टेक्निक भी बताई गांव वालों ने। मेरी बात हुई, मैं नाम भी दे दूंगा आपको, जिसकी भैंसे गई उसकी भी, जिसके गांव, सारा डिटेल मेरे पास है। वो कहते हैं कि सर उन्होंने क्या किया कि एक इंजेक्शन लगा दिया उनको, भैंसों को, जो लगभग 15 मिनट के अंदर उसके अंदर उनको बेहोशी आनी शुरू हो जाती है। बस इतना 15 मिनट में हमारा काम हो जाए कि हम उनको पकड़ के ट्रक में चढ़ा दें और ट्रक में वो बेहोश हो जाएगी, फिर हम एक के ऊपर एक भी लाद सकते हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आशंका जताई थी कि 4 तारीख के बाद ये काम होगा, ये तो पहले ही शुरू हो गया, और ऊपर नीचे भाजपा की सरकार है। तो ये अब ये सोचिए आप, 4-6 गांव में जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो वो क्या करेंगे? भाजपा के विषय में बहुत अच्छा सोचेंगे। वो तो कहेंगे ये तो भाई भविष्यवक्ता है मोदी जी ने, तो पहले ही बता दिया था, लेकिन अभी शुरू। तो इस तरह की चर्चाएं जो होती है ना, कि आपका जो परसेप्शन बनता है। अब आप बताइए, आप तो खुद महिला है, मंगलसूत्र पे जो इन्होंने वार किया कितना भावुक करने वाला है। हमारी माँ मंगलसूत्र को बेचने के लिए कुछ या चोरी होने के लिए क्या करेंगी? मंगलसूत्र एक ऐसा होता है कि जब आपका बच्चा या आपके पति की जान पे बना है, तब आप बेचने की, फेंकने की, उसको कुछ करने की सोचेंगे। उससे पहले आप करें, कितना सम्मान मंगलसूत्र का होता है। और आप उसको भी राजनीति में ला रहे, राजनीति कर रहे हैं आप उस पर। आप कभी कह रहे हैं कि आपकी स्कूटर लेके चले जाएंगे, 2 स्कूटर आपके पास है, 1 लेके, 2 कमरे आपके पास है, 1 कमरा कांग्रेस। आप किस स्तर पे आ गए? आप अपने 10 साल के अच्छे विकास कार्य गिनवाइए। आपने इतने बड़े बड़े कार्य इन 10 सालों में किए, उनको गिनवाइए, और अपने आने वाले 5 साल का रोड मैप रखिए जनता के सामने।
तो जनता आपको वोट देगी, दे रही है 10 साल से। लेकिन सर ये गति कैसे हो गई भाजपा की? ये जो मोदी मैजिक प्रेजेंट किया गया वो इतनी जल्दी डाउनफॉल हो जाएगा उसका, ये अनुमानित नहीं था। इतनी उदासीनता कैसे आ गई सर वोटर्स में? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें ये खाली वोटर में नहीं आई है, ये तमाम वर्गों में आ गई। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मोदी के बड़बोलेपन की वजह से है सर, या फिर मोदी के ये बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण और ये इसकी वजह से है? नहीं नहीं, देखिए मोदी जी के बड़बोलेपन से भी है और मोदी जी की कार्यशैली से भी है। अब आप मुझे एक एग्जांपल बताइए, मोदी जी ने कहा कि हमने नोटबंदी इसलिए बंद की थी ताकि कालाधन समाप्त हो जाए, और हम उसमें सफल रहे, कालाधन समाप्त हो गया। उन्होंने 10 साल से विपक्ष के निशाने पे जिस लिए थे, वो अडानी अंबानी के नाम पे खुद ही बता रहे हैं कि वो ट्रक भर के, टेम्पो भर के और गाड़ी भर के जो है राहुल गांधी के यहाँ देने जा रहे हैं। तो आपने एक तीर से दो निशाने राहुल गांधी को दे दिए, और राहुल गांधी ने तत्काल उसका जवाब दे दिया। अब इनसे जवाब देते नहीं बन रहा है पीएम से। अब तो फंस रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। हाँ, अब फंसते जा रहे हैं, अपने भाषणों में फंस। हाँ, और आपकी विश्वसनीयता जो है वो गिरती जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, सबके निशाने पे आ गए। और देखिए, मैं फिर कहता हूं, जो मैं अक्सर कहता हूं कि जब आपका समय खराब होता है, ऊंट पे बैठे कुत्ता काट लेता है। ये दो घटनाएं ऐसी इस दौरान हो गई जिनका मोदी जी ने सोचा भी नहीं होगा। जो कर्नाटक की उज्जवल रेवन्ना वाली घटना हुई, दूसरी जो ये वैक्सीन वाली घटना लंदन में हुई कि लंदन की अदालत ने फैसला दे दिया और इनको अपनी दवाइयां वापस लेनी पड़ी, तो इससे भी एक बड़ी नेगेटिविटी नीचे गई है। और दूसरा, अगर आप बात करेंगे प्रज्ञा, मेरी जो तमाम दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी में बाकी लोगों में बात होती है, वो कहते हैं अब लिमिट क्रॉस हो गई है। अब आप खाली केजरीवाल को इसलिए जेल में डालना चाहते हैं कि केजरीवाल आपके लिए बड़ा खतरा है, इसलिए आपने जेल में डाल दिया। अभी तक दोष साबित हुए नहीं। 2022 की एफआईआर है, तो आपको 2 साल में टाइम नहीं मिला उनको अंदर डालने का, और अब आपने डाल दिया। लेकिन केजरीवाल ठहरे राजनीतिज्ञ, तो वो फायदे के लिए चले गए, क्योंकि 6 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। उनका फोकस दिल्ली के विधानसभा के चुनाव पे है, तो एक दाव तो उन्होंने चल दिया। इंडिया गठबंधन का प्रचार करेंगे केजरीवाल देश भर में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं बता तो रहा हूं आपको, अभी तो 2 ही रैली में तो गए हैं वो। तो 2 रैली में जो ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ा, वो अपनी बात कह ही नहीं रहे, वो तो भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी के संविधान की बात बताती, जो लोगों को नहीं पता। और लोग पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, भाई संविधान बताइए मोदी जी का क्या होगा। और उन्होंने योगी और मोदी जी की दोनों की बात बता दी, और अमित शाह जी जवाब देने नहीं बन रहा उनको, तो फंसा दिया। अभी वो रुके थोड़े ही ना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 3 चरण बचे हुए हैं। तो 3 चरण का भरपूर प्रयोग होगा, और जनता में ये भी मैसेज है कि जैसे ही इधर होगा वो फिर जेल जाएंगे 2 तारीख को, तो जेल जाएंगे, ये सिंपैथी भी तो है ना। और प्रज्ञा, आपको ये नहीं भूलना चाहिए, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा भले ही बिजली का बिल ज्यादा है, पानी का बिल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं उनको बिजली पानी फ्री है। और जो गरीब महिलाएं हैं, अब कोई बड़ी महिलाएं, बड़े घरों की महिलाएं तो बसों में जाती नहीं है, हालांकि एसी बसें चल रही हैं, उनमें भी नहीं जाती हैं, लेकिन गरीब तबके की, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय महिलाएं तो बसों में सफर करती है ना। तो कितना बड़ा फायदा महिलाओं को हो रहा है, और महिलाएं क्यों उसको वोट नहीं देंगी? तो वो जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को वोट देता है, और केजरीवाल का इससे फायदा ही हुआ है अंदर जाने से। वो तो ये भी चाह रहे थे कि तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार गिरा के उनकी राष्ट्रपति शासन लगा दे, और एलजी जो है दिल्ली को चलाएं, तो उनको डबल सिंपैथी मिलती, और 6 महीने बाद इलेक्शन है, वो फिर सरकार बना के 5 साल के लिए बैठ जाए। लेकिन वो तो भाजपा की हिम्मत नहीं हुई इतनी कि उनकी सरकार को उड़ा दें। तो इसलिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अब चारों तरफ से गिर चुकी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतनी आसानी से होगा नहीं। एक बार प्रियंका गांधी कर रही है, एक बार अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया, राहुल गांधी रोज सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सवालों के जवाब देते देते भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। अब ना कुछ पीएम के पास बचा है कहने को, और ना अमित शाह के पास बचा है। जी, आरएसएस सर उस तरीके से एक्टिव क्यों नहीं है? पहले, दूसरे, तीसरे चरण में देखा, चौथे चरण में भी वही दिखाई दे रहा है। आरएसएस पूरी तरह से एक्टिव नहीं है जिताने के लिए, देखिए प्रज्ञा जी, देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से बहुत खपा है। अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं भूल गया था, बल्कि मेरी पिछले दिनों आरएसएस के 2
बहुत महत्वपूर्ण लोगों से बात हुई जिनको इन्होंने लगभग किनारे लगाया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस इसलिए नाराज है कि मोदी जी ने कहा कि मोदी की गारंटी। तो आरएसएस ये जानना चाहता है कि मोदी कौन है, मोदी की गारंटी क्यों है, भाजपा की गारंटी क्यों नहीं, कमल की गारंटी क्यों नहीं, इस बार 400 पार का क्या मतलब है। तो क्या ये जो दोनों चीजें हुई हैं इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इस पर गुना भाग चल रहा है। आप देखेंगे कि 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी पहली बार नागपुर में रात को रुके हैं और इन्होंने तमाम प्रयास किए हैं कि ये मोहन भागवत जी से मुलाकात कर सके, लेकिन इनकी मुलाकात सफल नहीं हुई। दूसरी, जो पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को हुआ था, 18 तारीख की शाम को अमित शाह जी भी नागपुर में रुके थे, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। तीसरी जो घटना आप देख रहे हैं वहां पे, क्योंकि ये निपटाते हैं लोगों को, तो इनका प्लान ये चल रहा था कि हम किसी भी कीमत पे गडकरी को निपटाएं, इसलिए पूरा फोकस नागपुर पे था। नागपुर में गडकरी जी के सामने जो कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ रहा है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है वहां का कांग्रेस का, और वो प्रयास कर रहा था भारतीय जनता पार्टी में आने का, या ये उसको प्रयास कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में लाने का। तो अब इन्होंने उसके हाथ में ये कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आप जीत गए तो आप तो ऑलरेडी मंत्री हैं, और नहीं भी जीते आप आइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए, हम आपको मंत्री बनाएंगे। हमारे पास 1000 एग्जाम्पल हैं ऐसे लोगों को मंत्री बनाने के। आसाम का उदाहरण ले लीजिए आप, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, हमारे पास उदाहरणों कमी नहीं। तो वो बड़ा तेजी से लगा हुआ है, और पहली बार है कि वहां पे वो, क्योंकि वो सीट कांग्रेस की बहुत अच्छी रही है नागपुर की, पहले भी गडकरी से पहले भी वहां पे वो अच्छी सीट है कांग्रेस का, वहां पे ठीक ठाक वोटर है, तो इसलिए गडकरी जी फंस गए इस बार। अब हालांकि हार जाएंगे मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि गडकरी का दूसरे दलों में भी अच्छी स्वीकार्यता है, गडकरी अच्छे आदमी, उन्होंने ईमानदारी से काम भी किया है। और इस सरकार का आप वो देखिए कि ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने घोटाले घपले नहीं पकड़े या किसी कम, 2 बार गडकरी को घेरा गया है। एक बार तो पूर्ति घोटाला आया था उनका पिछली सरकार में, है ना, उसमें वो फांसी चढ़ी नहीं उसको, ना वो जेल गए। दूसरा जो घोटाला उनका आया था, दूसरा जो घोटाला आया था उनका हाईवे का, कि देखिए जहां पे हाईवे में 25 करोड़ खर्च होने चाहिए वहां 250 करोड़ खर्च हो गए हैं। तो शिगुफे उनके खिलाफ चलते रहते हैं, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में बचे हुए हैं जिनको आरएसएस का भरपूर सपोर्ट है, क्योंकि वो आरएसएस हेडक्वार्टर से आते हैं, पुराने आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पसंद है। तो इसलिए उनको कैसे रास्ते से हटाया जाए उसका गुणाभाग आज भी चल रहा है। अब अपनी बचेगी नहीं बचेगी इसकी चिंता नहीं है, इनको किनारे लगाया जाए, जो भी थोड़ा मजबूत हो उसको किनारे कैसे लगाया जाए उसका गुणाभाग चल रहा है, चाहे वो योगी हो चाहे वो गडकरी हो। बाकी तो किनारे लग ही चुके हैं, शिवराज जैसे लोग, शिवराज हो, वसुंधरा राजे हो, किनारे लग गए, अब 2-4 बचे, इनको कैसे किनारे लगाया जाए उसका गुणाभाग चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये स्थिति आएगी नहीं 4 तारीख के बाद। जी सर, अंततः लास्ट में हम समय हमारा पूरा होने वाला है, तो ये मैं जानना चाहूंगी कि चौथे चरण का सार क्या है आपके विश्लेषण के अनुसार? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें 96 सीटों की सीट पर टोटल, ऑल टोटल, देखिए प्रज्ञा, हमें ये लग रहा था कि जैसे पहले और दूसरे चरण में वोटिंग कम हुई थी, लोगों में उत्साह कम दिख रहा था, तो हमें ये लग रहा था कि लोगों का शायद उत्साह बढ़ेगा दूसरे तीसरे चौथे चरण में, लेकिन वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं लोग विमुख हुए, उसके तमाम कारण हैं, और एक मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले जाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी उससे बेफिक्र और अहम में दिखाई दी। मैं मानता हूं ठाकुर समाज ने जिस प्रकार से वेस्टर्न यूपी से उनकी पंचायतें शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, बाद में और उल्टा वीके सिंह का टिकट काट दिया और उस पर सोने पर सुहागा कर दिया। वहां पे गुजरात में जो वो एक केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने किसी राजपूत महिला के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी की, रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने टिप्पणी की, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा राजपूत समाज में हुआ, राजपूत समाज उससे बड़ा हाथ हुआ। उसको देखते हुए राजस्थान में जहां राजपूतों का गढ़ है, और गुजरात में भी जहां पे 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत महत्वपूर्ण डिसाइडिंग फैक्टर राजपूत हैं, उन सीटों पे बहुत ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, और वहां पे बहुत ज्यादा टाइम जो है अमित शाह जी ने दिया, लेकिन बताते हैं कि स्थिति वो संभाल नहीं पाए।
2-3 सीटें तो ऐसी हैं जो निश्चित तौर पे वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हार रही है। अब आप ये देखिए, अगर गुजरात में ही भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो बाकी स्टेट में क्या होगा। लगातार जो हम देख रहे हैं, तमाम राज्यों से सीटें हारने की खबरें आ रही, कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है जो ये कहा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ गेन कर रही है। मेरी समझ में नहीं आता। हालांकि ये कहने को कहते हैं कि हम तमिलनाडु में और केरल में बढ़ रहे हैं। अब कौन से केरल में बढ़ रहे हैं, कौन से तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं, मुझे साउथ की जानकारी है नहीं, इसलिए मैं मान लेता हूँ अगर केरल की सारी भी जीत जाए, फिर भी ये जो है इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे जो उत्तर भारत में इनका मामला खराब हो रहा है। तो देखिए, अभी आप तक बिहार तो 400 की बात चल रही थी, अब तो बहुमत का आंकड़ा भी लग रहा है नहीं पार कर पाएंगे। अब तो सबसे बड़ा सवाल है कि बहुमत भी एनडीए पूरी बहुमत पार कर पाएगी कि नहीं पार कर पाएगी। अब तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया। देखिए, ये मैं आपको प्रज्ञा तीसरा चरण खत्म होने के बाद हम पूरा आकलन करके आपको बताएंगे। अभी तो स्थिति ये हम मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 200 या 250 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनेगी। लेकिन जिस प्रकार से वोट फीसद गिर रहा है, उससे हमें एक संदेह होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 200 से भी नीचे चली जाती है और इसी तरह से जिस तरह से चौथे चरण में हम पहुंच गए हैं, अगर छठे चरण में हम इसी प्रकार से पहुंच गए तो कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा ना चली जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास चली गई या उससे नीचे चली गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा हो जाएगा और कांग्रेस तो बढ़ेगी। फिर जाहिर सी बात है, अगर भाजपा घटेगी तो कांग्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो एक स्थिति ये भी आ सकती है कि कांग्रेस सरकार बना ले। हालांकि मैं अभी दावा नहीं करता। और मोदी के लिए खतरा होगा, है ना? सबसे बड़ा नहीं, खतरा मोदी तो के लिए। देखिए, मोदी जी के लिए तो खतरा हो चुका है, होगा नहीं। मोदी जी के लिए खतरा इसलिए हो गया है कि आप अगर आज की परिस्थिति में 200 से 225 सीटें भी मान लीजिए, हालांकि ये भी हो सकता है 192 आ जाए, 90 आ जाए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अच्छा करते हुए कहता हूं कि 225 आप मान लीजिए या 220 मान लीजिए, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको एलाइज के 70-75 वोट चाहिए, तो वो किधर से आएंगे? तो अगर वो आपको वोट चाहिए तो वो अमित शाह जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पे तो आएंगे नहीं, वो किसके नाम पे आएंगे? तो आपको, आरएसएस को, भाजपा को एक नया चेहरा आगे करना पड़ेगा। अब उस चेहरे में कौन कौन हो सकते हैं? उस चेहरे में गडकरी हो सकते हैं, राजनाथ हो सकते हैं, शिवराज चौहान हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। तो इसलिए मोदी जी का जाना तो ऑटोमेटिकली तय हो गया है। अब कोई आसमानी टूट जाए या कोई भयंकर कुछ मामला हो जाए, हिमालय पर्वत के ऊपर पानी आ जाए और कोई समुद्र में कोई बड़ा भूचाल आ जाए, वो बात एक अलग है। लेकिन आज की परिस्थिति के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल पर सिर्फ इतना ही कहूंगा प्रज्ञा, अंत में आपके चैनल पे ही घोषणा करूंगा मैं। लेकिन ये जो हमारा चरण है, चौथा चरण है, चौथे चरण का वोटिंग होने के बाद, पूरा आकलन करने के बाद मैं एक भविष्यवाणी करूंगा सीटों की, और अगर उससे कम सीटें आई तो मैं अपने जो मेरा एक्टिव जर्नलिज्म है उससे संन्यास लूंगा। क्योंकि अगर नहीं, हमारा इतना आकलन करने की बात भी हम सच नहीं होते हैं तो कोई फायदा नहीं ऐसी पत्रकारिता करने का। अभी नहीं, मैं चौथे चरण का आकलन करने के बाद ये करूंगा। जी बिल्कुल सर, तो हमें इंतजार रहेगा कि आपकी भविष्यवाणी क्या कुछ कहती है, और हमें पूरा भरोसा है कि आपने बिल्कुल चुनाव की नब्ज टटोल कर रखी हुई है। तो ये चरण बेहद निर्णायक है बीजेपी के लिए, बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी हालत में बीजेपी को इसमें तो सिक्सर मारना ही मारना है, लेकिन हालत खैर फिर भी बहुत खराब दिख रही है। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।